मॉर्निंग एवरीवन। अब से कुछ ही दिन में हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट 2022 पेश करने जा रही हैं। तो बजट से बहुत ही लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और आज हम बजट को डिकोड करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं हमारे पैनल पे। हम अपने पैनल के एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ डेलोइट से इकोनॉमिस्ट रीता गुप्ता जी हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकर मिस्टर सिन्हा हैं फ्रॉम ब्रिक्सली एडवाइजर्स, और हमारे पास नितिन बैजल जी हैं जो कि पर्सनल इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं अगेन फ्रॉम डेलोइट। तो हम स्टार्ट करेंगे रीता जी से। लेडीज फर्स्ट। मैम आई कम टू यू फर्स्ट। मैडम, हम जानना चाहेंगे कि कल इकोनॉमी सर्वे आया था और इकोनॉमी सर्वे में बताया गया था कि कमिंग फिस्कल अराउंड विल ग्रो अराउंड 8 to 8.5%, और ये फिस्कल हम लोग 9.15 से ग्रोथ करेंगे। तो ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? ये आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि एक तो हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ पाथ वापस रिकवरी पर आ गया है। तो अगर हम जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज खाली परसेंटेज देखें तो हम लोग उस फेज पर रिवाइव कर रहे हैं जिस फेज पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी इनिशियली कि एक बार पैंडेमिक का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा तो हम कितना कैसे रिवाइव करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने की, रिकवरी तो वापस आ गई है लेकिन ये रिकवरी अभी ब्रॉड बेस्ड नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक का जैसे अभी थर्ड वेव आया, बीच बीच में लोकलाइज लॉकडाउन हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो सर्विसेज सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का, उसमें ग्रोथ अभी भी मॉडरेटली रिवाइव हुई है और वहीं से काफी सारी इनफॉर्मल सेक्टर में भी जॉब्स एक्सेट्रा सब होता है। तो वो अभी जो रिकवरी है ये ब्रॉड बेस्ड नहीं है और इसको इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए और फर्दर इंक्रीज करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो इकोनॉमिक सर्वे भी कह रहा है कि वापस फोकस रिफॉर्म्स पर आए, वापस फोकस रिकवरी को और ब्रॉड बेस्ड बनाने पर आए। तो इन अ नटशेल यही थीम है इकोनॉमिक सर्वे का कि रिकवरी हो रही है लेकिन अब वापस जो है गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को टारगेट करे उन सेक्टर्स में जहां से जॉब्स और ब्रॉड बेस्ड रिकवरी दोनों हमको वी कैन सी देम रिवाइविंग। लास्ट ईयर जब बजट आया था उस दौरान वर्ल्ड बैंक और उस टाइम पे इकोनॉमी सर्वे ये प्रोजेक्ट किया था कि विल बी ग्रोइंग एट 12% प्लस। इसमें डेल्टा वेरिएंट आ गया एंड अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, तो इसकी वजह से हो सकता है कि प्रोजेक्शन कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये भी ऐसा सम अदर वेरिएंट कम्स इन, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट? देखिए, दो चीजें हैं। जब लास्ट ईयर प्रोजेक्शन आया था उसके बाद से दो तीन चीजें हुई है। एक तो ऑफ कोर्स डेल्टा ओमिक्रॉन दूसरे ये वेरिएंट्स आए हैं, उसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से एक इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बन रहा है और आगे भी बनने की उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो इन सब चीजों को, और जैसे कि रिकवरी, जैसे हमने कहा सर्विसेज सेक्टर इंडिया में स्पेसिफिकली रिकवर नहीं हो पाया और ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अभी भी बहुत डाउन है। तो क्योंकि रिकवरी जो है वो सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स में अभी हमको दिख रही है, जो ग्रीन शूट्स है कुछ ही सेक्टर्स में दिख रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी म्यूटेड है, इसीलिए प्रोजेक्शंस में थोड़ा फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर थिंग्स हैव चेंज्ड। गोइंग फॉरवर्ड भी इकोनॉमिक सर्वे ने भी कुछ रिस्क पॉइंट आउट किए हैं, इकोनॉमिस्ट भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिनमें इन्फ्लेशन है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, पैंडेमिक है। तो ये, और इंडिया में स्पेसिफिकली मॉनसून्स नॉर्मल होने चाहिए इस साल में, कोई मेजर पैंडेमिक की वेव नहीं आनी चाहिए, ऑयल प्राइसेस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये 3-4 रिस्क हैं जिनको गवर्नमेंट को या सबको, हमको इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स को वी विल हैव टू मॉनिटर, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है उसको अचीव कर पाते हैं या उसको ओवर अचीव कर पाते हैं। जी, तो जैसा आपने बात किया मॉनसून और काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी है, जो ये बताएगा कि आर वी एबल टू अचीव दिस ग्रोथ और नॉट। तो इसके बाद हम आते हैं उत्कर्ष जी के पास। उत्कर्ष जी, इकोनॉमी सर्वे में एक चीज और उभर के बहुत अच्छे से आया है कि अभी इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वी आर लाइक द 4th लार्जेस्ट। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से ये क्या दर्शाता है? पीयूष, ये बहुत अहम बात आपने की है क्योंकि अभी इंडिया एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन में है अगर उसे देखा जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, और इसके 2-3 कारण हैं। एक तो अगर हम जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज को देखें, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूरोप हो, वहां पे 2 चीजें साथ साथ हो रही हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट्स है फ्लैट लाइन,
सो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम है। लास्ट ईयर यूएसए में 3.5% के आसपास कम हुआ था, इस साल 5.7% ऊपर गया है, बट दैट हैज बीन फ्रॉम अ डिक्रीजिंग बेसलाइन। दूसरा फैक्टर ये रहा है कि मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज में जो सेंट्रल रेट होता है वो बहुत कम है, जैसे यूएसए में अभी 1 to 1.25% है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप निवेशक हैं, तो आपको डेवलप्ड इकोनॉमीज में रिटर्न्स नहीं मिल सकती हैं, अच्छी रिटर्न्स नहीं मिलेंगी। सो देयर इज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल है वो डेवलप्ड इकोनॉमी से निकल के डेवलपिंग इकोनॉमीज में आने की कोशिश कर रहा है। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज में अगर देखा जाए तो दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाइना और इंडिया, और साउथ ईस्ट एशिया में और भी इकोनॉमीज है। लेकिन अगर चाइना और इंडिया को देखें तो इसमें भी इंडिया एक बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन में है, क्योंकि चाइना में अभी बहुत तरह की रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज है, चाहे वो उनका डेट बर्डन का हो, टेक क्लैम्पडाउन का हो। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके कारण इन्वेस्टर्स को थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है चाइना को लेकर, और ये भी अनसर्टेनिटी है कि अगर हम चाइना में निवेश करते हैं तो उस पैसे को हम वापस ले जा सकते हैं कि नहीं। सो इन सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा ऑपरच्यून, जिसको अंग्रेजी में गोल्डी लॉक मोमेंट कहते हैं, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, एकदम परफेक्ट मोमेंट है। और इस गोल्डी लॉक मूवमेंट को हमें इस बजट में मैं चाहता हूं कि हम लोग देखें कि इसको कैसे यूटिलाइज करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार लेती है, चाहे वो इस तरह से हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तरफ सरकार की दृष्टिकोण क्या है, चाहे वो ये हो कि रिपेट्रिएशन ऑफ मनी, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि अभी अगर हम किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर से बात करते हैं तो उनको इंडिया को लेके सबसे बड़ा डर ये होता है, जो अभी जैसे वोडाफोन एजीआई ड्यूज, एयरटेल एजीआई ड्यूज वगैरह का जो इशू आया है, तो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का एक डर होता है। तो उसका बजट में तो शायद कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकता है, बट अगर बजट में इसका मेंशन भी हो या फिर कोई इनिशिएटिव दिखाए जिससे कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिखा पाए कि अगर वो इंडिया में निवेश करते हैं तो उन्हें रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर हम कुछ ना भी करें तो बहुत सारा कैपिटल इंडिया में आएगा। वो इंडिया में कैपिटल आके किस सेक्टर्स में जाता है उसके बारे में हम और डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन इंडिया, द बॉटम लाइन इज इंडिया इज रेडी फॉर बिजनेस एंड इट्स एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। थैंक्स सो मच उत्कर्ष फॉर हाईलाइटिंग दिस, बट ऑफ लेट क्या हम देख रहे हैं कि यूएस जैसे फेड को टेपर कर रहा है, उस हिसाब से हम देखें कि लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में काफी इन्वेस्टर्स लोग दे पुल्ड आउट मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। एब्सोल्युटली, और यही वो बात है जो मैं गोल्डीलॉक्स अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप सोचे किसी भी इन्वेस्टर के लिए, हमारे पास काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अ लॉट ऑफ आवर कैपिटल कम्स फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज, आवर इन्वेस्टेबल कैपिटल। तो अगर सबसे आसान है, अगर आपको अपने बैकयार्ड में रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आपको और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं, ना इंडिया, ना चाइना, ना इंडोनेशिया कहीं नहीं जाना चाहेंगे अगर आपको रिटर्न्स घर पे मिल रहे हैं। और दोनों फैक्टर्स, जो इंटरेस्ट रेट की मैंने बात की और जीडीपी ग्रोथ की मैंने बात की, उन दोनों फैक्टर्स में एक अपटिक आना स्टार्ट हो गया है। तो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कभी भी बंद हो सकता है। अगर फेड रेट हाइक डिसाइड कर ले तो हो सकता है कि उस कैपिटल को वापस यूएसए में ही रिटर्न्स मिल जाए और उसको इंडिया भेजने की जरूरत ना हो। जीडीपी ग्रोथ के जो ट्रेंड्स अभी दिखने स्टार्ट हुए हैं इस साल से, अगर वो सस्टेन हो गए तो फिर वही बात हो जाती है, इंडिया में कैपिटल को भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही चाइना भेजने की जरूरत है। तो हमें बहुत जल्दी एक्ट करने का जरूरत है ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडिया में ला सकें। जी, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये प्रश्न मैं आपसे बाद में पूछूंगा। पहले हम आते हैं प्रदीप बैजल जी के पास फ्रॉम डेलॉयट, जो हमारे पर्सनल टैक्स एक्सपर्ट हैं। लास्ट ईयर सर हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी बजट से, बट जो मिडिल क्लास सैलरी टैक्स पेयर्स थे वो काफी निराश थे, क्योंकि उनके लिए कुछ था नहीं। कॉर्पोरेट्स के लिए तो सरकार ने टैक्स 30 से 25% कर दिया, बट ये सैलरीड क्लास के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से, और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पीयूष जी, कई चीज़ें हैं जो सरकार को देखनी चाहिए, और ये काफ़ी समय से वेट करा जा रहा है इन चीज़ों के लिए। सबसे पहले मैं, जो आपने मुद्दा बोला है कॉर्पोरेट टैक्स रेट का, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% कर दिया था, और अभी भी जो पर्सनल टैक्स रेट है, हाईएस्ट नंबर जो है 42% पे जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव ये है, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कहीं से 42% जो अमाउंट दिया जा रहा है इसको रिड्यूस करा जाए। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारे को एटलीस्ट 25% पे तो लेके आना चाहिए। 30% एक नंबर है, उस पर सरचार्ज है, एजुकेशन सेस है। 10 लाख की हमने जो एक स्लैब डाला हुआ है, उसको भी एक्सपेक्टेशन लोगों की है कि उसको इंक्रीज करा जाए, बिकॉज अगर हमें ये 42% से अगर 35% या 34% भी लाना है तो हमारे को ये
30% से 25 करना पड़ेगा, और उसके बाद 10 से 20 लाख तक हमारे को इंक्रीज करना पड़ेगा। एक तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप आसपास भी देखें, सिंगापुर में देखें, वहाँ पर रेट्स बहुत कम है, तो वो हमारे को अगर रैशनलाइजेशन कॉर्पोरेट टैक्स की करेगी तो पर्सनल टैक्स को उसके साथ लाना एक तो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, ETC जो हम हर आम आदमी जो इन्वेस्ट करता है जिसके अंदर, ETC एक बेनिफिट है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यूलिप्स, इन सब से मिलता है। वो पिछले 8 साल से 1.5 लाख के अमाउंट पे अटका हुआ है। उसको हमारे को, सरकार को उसको देखना पड़ेगा। 1.5 से 2.5 तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो परचेजिंग पावर लानी भी ज़रूरी है आम जनता के हाथ में। पैंडेमिक हिट किया हुआ है, चारों तरफ मुश्किल है। और उसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि 80D बेनिफिट जो हम देखते हैं, सब लोग क्लेम करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस वाला, वो भी अभी भी 25,000 पे है। जहाँ पे सीनियर सिटीजन है वो सेपरेट अमाउंट है, बट उस 25 को 40 तक तो लाना जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो काफी इनका आ जा रहा है फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव। तो ये जरूरी है कि हमारे को 80D को भी थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है, अमाउंट को बढ़ाना जरूरी है। और हम जब से यही देख रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से ज्यादातर हाइब्रिड मॉडल चल रहा है या फिर वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। एक मैंने आंकड़ा देखा था जिसमें यूके के अंदर 6 GBP पर वीक इज एन अमाउंट दैट इज बीइंग गिवन टू पीपल टू वर्क फ्रॉम होम, विच इज उनको अलाउंस दिया जा रहा है कि आप घर पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फर्नीचर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। रेंट के लिए तो ऑलरेडी प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में, बट इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, आपकी और रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये वर्क फ्रॉम होम का एक अलाउंस भी अगर जनता को मिले, एम्प्लॉयज को मिले, तो दैट विल सी अ लॉट ऑफ चेयर अमंग्स द पीपल। एक लास्ट चीज और बताना चाह रहा हूँ, एंड देन मे बी यू कैन मूव ऑन, इज LTC बेनिफिट जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करा गया था, वो एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल प्रोविजन था। वो एक नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद फिर उसको एक्ट में डाला गया था। अगर आप कोई मार्केट से जाके गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं और वो LTC के, अगर आप LTC अवेल कर रहे हैं, उस LTC की जगह अगर आप जाके गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से खरीदते हैं, उसके अंदर 2-3 प्रोविजन डाले हुए थे, अगर उसको हम एक्सटेंड कर दें इस साल भी, तो एक तो परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में आएगी, और उसके बाद इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा ओवरऑल। दिस इज ऑल ऑन गुड्स वेयर द GST एप्लीकेबल वाज 12%। सो ये 4-5 चीजें करनी जरूरी हैं। ऋचा जी, जो भी इकोनॉमी सर्वे आया है या अभी जो भी बजट पेश होने वाला है, लास्ट टाइम जो FM ने बजट पेश किया था उसमें हमने देखा था कि एक चीज, मतलब उनका पूरा फोकस ग्रोथ को रिवाइव करने के ऊपर था, चूंकि वी आर कमिंग आउट ऑफ कोविड, तो फिस्कल डेफिसिट का ध्यान नहीं रखा गया था। वी लेट स्लिप ऑन दैट पार्ट। तो इस टाइम आपको क्या लगता है कि क्या थॉट प्रोसेस रहेगा FM के दिमाग में, क्या चल रहा होगा? देखिए, अभी भी ग्रोथ को तो एम्फसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे 9% या 8.5% जो भी हम ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में इकोनॉमी अभी वहां नहीं पहुंची है जहां वो पहुंच सकती थी अगर कोविड नहीं होता। तो जो प्री कोविड लेवल हमारी इकोनॉमी हो सकती थी, अभी तक हम वहां, और उसमें अभी इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू गो देयर। तो ग्रोथ पे तो एम्फेसिस करने की अभी भी जरूरत है। और इकोनॉमिक सर्वे में जो टैक्स रेवेन्यूज और गवर्नमेंट रेवेन्यूज के जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, उसको देखकर तो ये लगता है कि अभी गवर्नमेंट के पास वो फिस्कल स्पेस है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकें। इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से ही जो ग्रोथ है वो फ्यूल होगा अभी, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन दोनों अभी मॉडरेट है, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से ही ग्रोथ फ्यूल होगा। तो अभी जो रेवेन्यू कलेक्शन में बॉयंसी है, और अभी जो फिस्कल स्पेस है गवर्नमेंट के पास, उनके पास है अभी अपॉर्चुनिटी कि वो ग्रोथ पे अपना फोकस कंटिन्यू रखें। हाँ, फिस्कल पॉलिसी को भी वो वापस ट्रैक पे लाने की ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव रहेगी, क्योंकि लॉन्ग रन में हम इतने हाई लेवल्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट नहीं मेंटेन कर सकते। और आगे मतलब गवर्नमेंट को अपनी वेपनरी इन अ वे तैयार करके रखनी है, कोई फ्यूचर क्राइसिस या कोई फ्यूचर प्रॉब्लम भी आती है,
2, 3, 4 years later, तो वापस फिस्कल पाथ पे तो आना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ पे एम्फेसिस रहेगा, ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन है। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विच क्रिएट्स इन्वेस्टमेंट और जॉब्स, दोनों, दैट विल कंटिन्यू। तो ऐसा लगता है कि there is a scope for further slipping on the fiscal deficit part, or they are going to retain it? तो retain नहीं, करके फर्दर स्लिपेज तो नहीं है। अभी हम अराउंड 6% आसपास हैं फिस्कल डेफिसिट में। वी या तो उतने पे मेंटेन रहेगा या उससे थोड़ा बेटर होगा। फर्दर स्लिपेज तो नहीं है। गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन होगी कि वो अपना एक्सपेंडिचर किस सेक्टर में यूज कर रहे हैं, किस वे में यूज कर रहे हैं, उसको देखना होगा। तो एक्सपेक्टेशन है कि एमएसएमई सेक्टर पे फोकस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वहां से भी अगेन जॉब्स निकलती हैं, वहां से भी ग्रोथ स्टिमुलस, हाई ग्रोथ स्टिमुलस आता है। और अभी जो हम देख रहे हैं ना, इतना सारा लिक्विडिटी मार्केट में है, स्टॉक मार्केट्स इतना दे आर डूइंग वेल, सेविंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन ये सारा जो एक कुछ ही सेक्टर से, कुछ ही लार्ज कॉर्पोरेट से आ रहा है। जो एमएसएमई सेक्टर है, ट्रैवल है, हॉस्पिटैलिटी है, इनफॉर्मल सेक्टर है, वो सारा अभी नीड्स गवर्नमेंट हेल्प एंड पुश। तो फिस्कल फर्दर स्लिपेज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 6% से एकदम 3% पर आ जाएंगे। 6.5% है, वो या तो मेंटेन रहेगा या एक लॉन्गर पाथ हो जाएगा फिस्कल कंसोलिडेशन। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। तो बिफोर आई गो टू उत्कर्ष, एक और क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे। लास्ट ईयर जो भी बजट का मेन फोकस था टू रिवाइव ग्रोथ वाज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर। 5.5 लाख से 6 लाख करोड़ का उन्होंने अनाउंस किया था, जिसमें की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आज तक देखा जाए तो दे वर एबल टू एग्जीक्यूट ओनली हाफ ऑफ दोस प्रोजेक्ट। 2.5 से 3 लाख करोड़, 3 लाख से भी कम एग्जीक्यूट हुआ है। तो उसको कैसे बूस्ट, इस साल का एक्सपेक्टेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और उसको कैसे फर्दर जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ उसको कैसे फिल करेंगे क्या? हाँ, ये है कि एक टारगेटेड फोकस। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि जो भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे वो एक टाइम बाउंड वे में वो इम्प्लीमेंट हो। तो एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और उसके अलावा साथ में जैसे पीएलआई स्कीम्स हैं, उनको इंक्रीज किया जाए, उनको कंटिन्यू किया जाए। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग एक्सपेंडिचर की एक्सपेक्टेशन है। बट यस, यू आर राइट, इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट एक तरह से जो है कि इम्प्लीमेंटेशन टाइम बाउंड नहीं होता है, या जितनी स्कीम्स अनाउंस की जाती है सब पे जितना एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड होता है वो उतने टाइम फ्रेम में नहीं इंकर होता हो। उनकी मॉनिटरिंग कि वो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन स्कीम्स के, वो मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग। तो ये सब दीज आर थिंग्स, बट ये एग्जीक्यूशन की चीजें हैं। इनकी अनाउंसमेंट्स या इनके ऊपर कोई डिस्कशन बजट में शायद नहीं आएगा। दीज आर मोर, मतलब ये ज्यादा एग्जीक्यूशन का है, जो ड्यूरिंग द ईयर जो गवर्नमेंट के जो वेरियस अनाउंसमेंट्स होते हैं या उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है उसमें निकल के आता है। Okay. तो उत्कर्ष, एज रीता वाज टॉकिंग अबाउट एमएसएमईज, गवर्नमेंट का कोर फोकस होना चाहिए एमएसएमईज। एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी में हम देखते हैं कि वी आर लाइक क्रिएटिंग यूनिकॉर्न्स, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ इकोनॉमी में हम देखते हैं द मेजरेबल स्टेट जो एमएसएमईज का है अभी। So how do you dissect this both sectors? Why MSMEs? Why we can't see unicorns coming out of MSMEs? What is the problem? I think there is a one-word answer to that, and that is equity. Because अगर आप देखें तो जितना भी हम यूनिकॉर्न्स देख रहे हैं, जितना भी टेक सेक्टर में हम ग्रोथ देख रहे हैं, उसका प्राइमरी ड्राइवर ये रहा है that there has been venture capital which has gone to fund these. तो टेक भी एक तरह का MSME ही है, बट टेक MSME के लिए इक्विटी फंडिंग अवेलेबल है। अगर आप नॉन टेक MSMEs का देखें, जो नॉर्मल MSMEs जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, उनके लिए इक्विटी फंडिंग बहुत कम अवेलेबल है। हम लोग एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, हम लोग की कोशिश रहती है कि हम लोग वी आर फोकस्ड ऑन टेक एंड मीडिया। हमारी कोशिश रहती है कि हम MSME कंपनीज को भी सपोर्ट करें उनकी फंड रेजिंग जर्नी में। और टिपिकली कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक जब किसी फंड रेजिंग के लिए निकलता है तो उसका सक्सेस का एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होता है कि कितने इन्वेस्टर्स हैं उस स्पेस में। हम लोगों ने देखा है कि MSME का अगर हम लोग काम लेते हैं तो हमारा काम 100 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गिन के 7 या 10 इन्वेस्टर्स हैं जो कि ग्रोथ स्टेज में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं नॉन टेक MSME फील्ड्स में। तो अगर आपके पास
अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जिनसे हमने बात किया है, जिनका कि 100 करोड़ का प्रॉफिट है, पैट है, 60 करोड़ का पैट है, विच आर वेरी डिफिकल्ट नंबर्स। टेक सेक्टर में बहुत बहुत ज्यादा दूर जाकर इस तरह के नंबर्स मिलते हैं। इन कंपनीज का ऑपरेशनल हिस्ट्री है, इनके पास डेट फंडिंग की बहुत अवेलेबिलिटी है, इनके एग्जिस्टिंग बैंक रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन उसमें भी डेट फंडिंग में भी बैंक के अलावा और कोई तरह का फंडिंग इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है या फिर अडानी नहीं है, as in you're not a AA, AAA rated agency कंपनी, तो आप अपना कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते, यानी बॉन्ड नहीं इशू कर सकते, और अगर इशू करते भी हैं तो उसका कोई बायर्स नहीं है। So there's a severe lack of buyers in either equity or commercial papers issued by MSMEs, जिसके कारण की ग्रोथ फंडिंग इन सेक्टर्स में अवेलेबल नहीं है। और अगर ग्रोथ फंडिंग ना हो, अगर आप किसी भी इकोनॉमी को देख लें, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, जहां पे देयर हैव बीन फेजेस ऑफ ग्रोथ, जैसे 70s 60s 70s 80s में जब यूएसए में ग्रोथ हुआ, तो वो जो एमएसएमई सेक्टर में बहुत ज्यादा इक्विटी कैपिटल आया। वो क्यों आया? 401k इंट्रोड्यूस हुआ, 401k से बहुत सारा कैपिटल आया, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पास। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स उस कैपिटल को डिप्लॉय करने के लिए और एवेन्यूज खोज रहे थे, उन्होंने बहुत सारे फंड्स में पैसा डाला। उन फंड्स ने नोटिस किया कि एमएसएमई एक अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है, वहां पैसा क्या, एमएसएमई का पूरा द होल वेव वेंट अप। वो अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है, और जब तक हम लोग फंडामेंटली इक्विटी फंडिंग और डेट का मार्केट नहीं क्रिएट करते हैं एमएसएमईज के लिए, तो मुझे लगता है ये सेक्टर लैंग्वेज करता रहेगा। आई डोंट थिंक दैट इन सेक्टर्स में प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। अगर टैक्स रेट 25% हो या 30% हो या 20% हो, कंपनी अपने आप को एडजस्ट करके उसके हिसाब से चला लेती है। लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ इक्विटी ना हो कि आप एक्विजिशंस कर सके, आप नई फैक्ट्री डाल सके, तो फिर आप क्वांटम लीप करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से एमएसएमई सेक्टर में एक एंडेमिक प्रॉब्लम इंडिया में आज। So at least for debt, they are mostly relied on government funding and government-based banks. And many of them don't know how to raise equity. It's not about not knowing, they want to। ये बात भी सही है। आई थिंक ट्रेडिशनली जो फैमिली ओन्ड एमएसएमईज हैं इंडिया में, वहां पे एक इक्विटी बेचने की तरफ एक नेगेटिव दृष्टिकोण भी है। तो जैसे अगर पुराने खानदान में देखा जाता है कि फैमिली का सोना बेचना पड़ा, एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, तो इक्विटी के बारे में कंपनी बेचनी पड़ी वाली बात हो जाती है। बट अगर आप इसको रैशनली सोचे, तो किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। इंडिया में हम लोग सिर्फ डेट को डिप्लॉय कर रहे हैं, उसको भी एक बहुत ही लिमिटेड वे में, जो कि आपका लोकल ब्रांच है, वहां पे आप जाके ब्रांच से लोन ले रहे हैं। जो दूसरा भाग है आपका, जिसको कि आप डिप्लॉय करके उससे बहुत रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, वो कॉन्वर्सेशन में आता ही नहीं है। तो हाँ, लैक ऑफ नॉलेज भी है। हमारे जैसे बहुत सारे बैंक जो कि कोशिश कर रहे हैं कि उस नॉलेज को क्रिएट करें, लेकिन नॉलेज अगर हो भी जाए और अगर फंडिंग ना हो, तो उस नॉलेज का शायद ज्यादा कोई फायदा ना हो। सर, आपके पास हम फिर से आएंगे टू टॉक अबाउट न्यू एज टेक एंड मीडिया कंपनीज। उसके पहले हम एक बार प्रदीप जी के पास जाना चाहेंगे। एक सवाल आया सर कि आप पिछले के पिछले बार निर्मला सीतारमण जी ने एक नया टैक्स पूरा स्कीम इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी तक आप जैसे ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द डिडक्शन को, वो जो 1.5 लाख है उसको 2.5 लाख करना चाहिए, तो ये क्या डिसएडवांटेज नहीं होगा? ऑन वन वे दे आर प्रमोटिंग वन स्कीम विद अ फ्लैट स्ट्रक्चर, और यदि उसको गवर्नमेंट को यदि वो स्कीम प्रमोट करना है, तो व्हाई विल दे इंट्रोड्यूस अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम 1.5 लाख से बढ़ा के उसको 2.5 लाख करेंगे? पीयूष जी, एक तो लास्ट ईयर भी इस बात पे चर्चा हुई थी कि ये न्यू रेजीम जो लेके आया है उसका कुछ फायदा है। अगर हम आंकड़ों को देखें, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए, लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल गोइंग अंडर द ओल्ड रेजीम। उसका कारण ये है कि आपको ओल्ड रेजीम में अभी भी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका HRA बेनिफिट है, लीव ट्रबल अलाउंस है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग है, ATC बेनिफिट है, ATD बेनिफिट है, हर तरह का बेनिफिट आपको मोर और लेस मिलता है। और उसके बाद हर आदमी कहीं ना कहीं पे स्टॉक मार्केट से बहुत वॉलेटाइल है, कुछ पता नहीं है, तो कुछ एक तरह से चाहते हैं कुशन रहे, कुछ अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स रहे। PPF, यूलिप्स, ये सब थोड़े से सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिटर्न भी अच्छा है इनके अंदर। तो अगर हम ATC का बेनिफिट ही हटा देते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान चाहता है कि हमें ATC में कंट्रीब्यूट करते रहें। पैंडेमिक पिछले 3 साल से चल रहा है, ATD का सर्टेनली बेनिफिट है लोगों को।
तो अगर आप ओवरऑल न्यू रेजिम को देखें, न्यू रेजिम का ओवरऑल कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है. There is a very limited portion of the population which is actually taking use of the new regime, because as I said, most of the benefits go away under the new regime. राइट. मोस्टली ये उनके हैं जिनका 10 लाख से इनकम कम रहता है, जिनको कोई डिडक्शन या ये बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता नहीं है उसके ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट जिनका नहीं हो वही स्विच ओवर कर रहे हैं न्यू रेजिम में. पीयूष जी, कुछ लोग हैं, कुछ जो एब्सोल्युटली मिलेनियल्स जिनको कहा जाता है, जो एब्सोल्यूट यंग पॉपुलेशन है, वो नहीं सोचते कि हमें कुछ इन्वेस्ट करना है, तो वो बट दैट परसेंटेज ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पीपल इज वेरी वेरी लिमिटेड. और 15 लाख से ऊपर अगर आप जाते हैं तो न्यू रेजिम के अंदर कोई इतना एडवांटेज भी नहीं आता है, क्योंकि और अगर आप देखें 15 लाख से ऊपर जिन लोगों को भी सैलरी मिल रही है, उन लोगों को इतना कुछ बेनिफिट हो भी नहीं रहा है नई रेजिम में जाने से. तो इसीलिए ओल्ड रेजिम का अभी बेनिफिट है, और तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ एटीसी एटीडी के प्रावधान को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है. इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स थे पहले, वो हटा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना है, तो इट इज अ वेरी गुड स्कीम टू इन्वेस्ट ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम फॉर द इकोनॉमी एज वेल. यस मनी आल्सो. चलिए सर, हम आशा करेंगे कि एफएम एटलीस्ट पर्सनल फाइनेंस टैक्सेशन के लिहाजे से, मतलब आपका जो भी सजेशंस है उसको एक्सेप्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास सैलरीड इनकम वाले को एटलीस्ट कॉर्पोरेट टैक्स लेवल पे ले आए 25% तक, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मोस्ट ऑफ द सैलरीड क्लास. ऋचा जी, हम आपके पास फिर से आएंगे, यदि आपसे हमको 3 बुलेट पॉइंट्स में चाहिए कि व्हाट आर योर की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस अपकमिंग बजट. तीन एक्सपेक्टेशंस अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो एक तो रिन्यूड फोकस होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबलिंग सेक्टर्स पर कैसे इन्वेस्टमेंट जो कमिट ऑलरेडी कर चुके हैं और फर्दर अगर जो कमिटमेंट्स करने हैं. सेकेंड, देयर विल बी सम रिन्यूड, अगेन जो फोकस एमएसएमई सेक्टर पे था वो कंटिन्यू रहेगा, और एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि क्रेडिट, जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने भी कहा, जो क्रेडिट है एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो कैसे उसको टारगेटेड क्रेडिट फैसिलिटीज, कोई इनोवेटिव पॉलिसीज उस पर अगर इफ दे कैन कम अप विद. और तीसरा, जो सेक्टर्स पैंडेमिक में ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, ट्रैवल है, हॉस्पिटैलिटी है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो बढ़ रही है, उसकी वजह से जो इनफॉर्मल जो लेबर है, जिसकी डिमांड कम होती जा रही है, जिसकी वर्क की डिमांड, और वो इम्पैक्ट कर रहा है उनकी इनकम पे, उनकी कंजम्पशन पे. तो जो ये फॉर्मलाइजेशन है ये चाहिए भी, लेकिन उसके साथ साथ जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है उसको फर्दर अपस्किलिंग करके कैसे उनके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए, ताकि उनके भी दे कैन ऑल्सो कम एंड जॉइन द फॉर्मल इकोनॉमी, और उससे उनकी भी सिर्फ एक मिनिमम वेज अर्न नहीं करना है, एक रेम्यूनरेटिव वेज जो इकोनॉमी है, क्योंकि वहीं से जो डिमांड पुश है वो आएगा. तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जॉब क्रिएशन में, पॉजिटिव वेज अर्निंग में और डिमांड क्रिएशन में. और डिमांड है जो इंडिया की ग्रोथ ड्राइव करता है, और उसी डिमांड से फिर हमारा इंटरनल कैपिटल भी जनरेट होगा, जिससे हमारी प्राइवेट इंडियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक स्टार्ट होने की उम्मीद है. तो ये फोकस जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ये 3 चीजों पे रहेगा: जॉब क्रिएशन, continued focus on infrastructure and continued focus on MSME economy perspective से. थैंक यू ऋचा. हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि कुछ ही टाइम में अभी बजट स्टार्ट होने वाला है. उसके पहले उत्कर्ष आपसे क्विकली हम ये जानना चाहेंगे कि जो इमर्जिंग सेक्टर्स है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का, हमने देखा कि अभी एक टेक बूम हुआ है कंट्री में फॉर द आईपीओज. यदि आप देखें जोमेटो का केस आया, फिर पेटीएम का लिस्टिंग हुआ, तो उससे मतलब उसके वैल्यूएशंस के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क उठे हैं. मींस यू बीइंग अ मर्चेंट बैंकर, अभी शेयर्स हाफ से भी कम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, एंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इन द अपकमिंग टेक कंपनीज हु आर गोइंग फॉर लिस्टिंग, व्हाट दे शुड लुक आउट फॉर? ये चिंताजनक बात है कि जो आईपीओज हुए हैं उनकी वैल्यूएशन में इतनी कमी आई है. एंड एज अ बैंकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितना ज्यादा कैपिटल ला सके अपनी कंपनी के लिए, बट साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आप ओवर रीच ना करें. एंड अगर हम सेबी के गाइडलाइंस को देखें तो ये पिछले रेजिम में इनको फॉर्मलाइज भी किया गया है सेबी के गाइडलाइंस में कि मर्चेंट बैंकर की परफॉर्मेंस को भी ओवर टाइम इवैल्यूएट किया जाएगा, और ये बहुत जरूरी है ताकि हम देख सकें कि बैंकर्स ओवर रीच ना कर रहे हैं. अगले जो कुछ आईपीओज होने वाले हैं, अभी 4-5 और आईपीओज अनाउंस हुए हैं,
मेरे ख्याल से वो ज्यादा कंजर्वेटिव है, विच इज बेटर, कि ताकि वो दे आर नॉट ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग ऑन व्हिच इज ऑन द टेबल। वो उनकी चेष्टा ये है कि वो उतना पैसा ला सके जितना कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ इट इज प्राइमरी कैपिटल रादर देन सेकेंडरी, ये दोनों चीजें अच्छी हैं। अगर ये जो नए आईपीओ आने वाली हैं वो अच्छी तरह से हों और उनके परफॉर्मेंस, पोस्ट आईपीओ परफॉर्मेंस अच्छा रहे, तो मेरे ख्याल से ये पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। अगर वो ना हो और इसका विपरीत हो, तो मेरे ख्याल से नॉट ओनली फॉर आईपीओ, जो कि मार्केट जल्दी खत्म हो जाएगा उसके कारण, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब वीसी इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इक्विटी, उसमें भी इससे चोट पहुंच सकती है। तो मैं बहुत मेरी आशा ये है कि बाकी जो आईपीओ होते हैं वो इस तरह का ओवररीच ना करें। सो उत्कर्ष, क्विकली आप हमको 3 बुलेट पॉइंट्स में बताएंगे व्हाट आर योर की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बजट, बिकॉज़ वी हैव इट फ्रॉम नितिन एंड रिचा। आप क्विकली इसको सम अप कर दीजिए। एब्सोल्युटली, क्विकली 2-3 पॉइंट्स। वन, आई वुड लाइक टू सी कि सरकार बहुत थॉटफुली एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और रिपेट्रिएशन के लिए पॉलिसी बनाए, ताकि फॉरेन कैपिटल को इंडिया में आने में कोई तकलीफ ना हो, एंड इट इज ग्लोबली कंपैरेटिव स्टैंडर्ड दैट दे सेट। दूसरा, आई वुड लाइक देम टू प्रायोरिटाइज सर्टेन सेक्टर्स, जैसे ई मोबिलिटी हुआ, ताकि वहां पे निवेश हो। या तो आप उसमें ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो बहुत आगे जाए, और अगर आपको लगता है वो नहीं हो सकता है तो फिर फॉरेन कंपनीज को आसानी से इंडिया में आने दें, क्योंकि हम इस गाड़ी को छूटने नहीं दे सकते। और तीसरा ये होगा कि हम डीप टेक के लिए कुछ हब्स बनाएं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाएं, एंड उसको सबसे ज्यादा अच्छा तरीका एक्सेलरेट करने के लिए, जैसे चाहे वो सेक्टर्स हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, वहां पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है स्पेंडिंग क्रिएट करने का, जिससे कि ये इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है। तो ये 3 चीजें मैं देखना चाहूंगा बजट में। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, नितिन एंड रिचा फॉर जॉइनिंग अस। हम इस डिबेट पे बने रहेंगे, क्योंकि अभी एफएम अभी जस्ट उनका स्पीच चालू होने वाला है। हम उनका स्पीच सुनते हैं, इसके बाद हम बजट को डिकोड करेंगे अपने ऑडियंस के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।